इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। आज की इस वीडियो में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती है। हम टाइप्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्कस करेंगे। हम ऑस्ट्रेलियन टॉप 10 एक्सपोर्ट के बारे में बताएंगे। हम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को भी तफसील से देखेंगे। हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत और अहमियत को देखेंगे। तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। तो जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो ग्रोथ की तरफ चला जाए तो आप किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर अपना ब्रांच ऑफिस भी खोल सकते हैं ताकि आपका बिज़नेस जो है वो फर्दर ग्रोथ की तरफ मूव करे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाइड ऑस्ट्रेलिया। In the import-export industry, you can use your individual competitive advantages to serve as a matchmaker for companies that are working in Australia and matching products manufacturers with markets that want and need to purchase the goods they produce. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो हर लेवल पर एक कम्पिटिटिव और चैलेंजिंग बिजनेस है। टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी। लेट्स से कि ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है जो कॉपर एक्सपोर्ट करना चाह रही है, तो डेट्स वेयर एन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी कैन हेल्प। जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो भी कंपनी ओवरसी उन गुड्स की शिपमेंट कर रही होती है उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनको हैंडल करती है, जिसमें कि हायरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएटिंग मार्केटिंग मटेरियल्स और प्रिपेयरिंग शिपिंग लॉजिस्टिक्स जैसी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी जो है वो ये फाइंड आउट करती है कि जो फॉरेन बायर्स हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं और फिर डोमेस्टिक कंपनीज जो कि उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही होती हैं उनको लोकेट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट और फ्री एजेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होते हैं वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे मर्चेंडीज़ को बाय करते हैं फॉरेन और डोमेस्टिक लेवल पर और फिर अराउंड द वर्ल्ड उन मर्चेंडीज़ को रीसेल करते हैं। तो अगर आप फ्री एजेंट की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो मोस्टली इन सम केसेस रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व होता है, लेकिन इससे जो आपका क्योंकि बहुत सारे मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होते, जो तो आपका जो प्रॉफिट गेन करने का पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। स्टार्टअप कॉस्ट। यू कैन स्टार्ट योर ओन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विद लिटिल अपफ्रंट कॉस्ट। मिनिमम लेवल पर अगर देखा जाए तो एक बेसिक ऑफिस सेटअप जैसे होता है कि यू नीड अ फ़ोन, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसके अलावा बिजनेस कार्ड्स, वेबसाइट्स और फैक्स मशीन्स वगैरह। तो लेकिन रियलिटी में एक बिज़नेस सेटअप इतना इजी नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ती है। और बहुत सी कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं तो वो ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रही हैं और उनके पास ऑलरेडी स्किल्स और रिसोर्सेज हैं पड़े। तो वो स्किल्स और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स से करना चाह रहे हैं तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी कंपनीज़ के साथ कनेक्शंस होने चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया से गुड्स बाय करने में इंटरेस्टेड हों। और इसके अलावा आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंपनीज़ के साथ कनेक्शंस होने चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट्स से गुड्स एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हों। इसके अलावा जो है आपका स्टार्टअप में मतलब कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, जिसमें आपको बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरर्स और पोटेंशियल क्लाइंट्स से मिलना पड़ता है और आप अपनी डील्स और प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। नैरोइंग योर मार्केट। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने किस टाइप का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस करना है और आप अपनी स्टार्टअप कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर जो सेकंड चीज़ आती है वो होता है कि आप अपनी मार्केट को नैरो डाउन करते हैं। बाय नीचिंग डाउन यू कैन फोकस योर अटेंशन ऑन अ मार्केट यू कैन सर्व बेस्ट। तो अगर आप एक कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं, उसको नीच डाउन कर लेते हैं, तो आपका जो फोकस होता है वो मार्केट और उसकी नीड्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि थिंक अबाउट कि आप किस तरीके के कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं, एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड जो आप टारगेट करना चाहते हैं, किस टाइप के गुड्स आप ऑफ़र करना चाहते हैं। योर कस्टमर। आपके टारगेट कस्टमर जो हैं, इट कैन बी अ पर्सन जो कि हु वांट्स टू ट्रेड ग्लोबली। दे विल ईदर वांट टू सेल गुड्स ओवरसीज और बाय गुड्स फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज।
इसके अलावा जब आप बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत सी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको एज ए कस्टमर और एज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उनको आप एज अ कस्टमर जो है टारगेट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाज़ टॉप 10 एक्सपोर्ट्स, ये worldstopexports.com का डाटा है 2020 के रिगार्डिंग, जो ऑस्ट्रेलिया में टॉप 10 एक्सपोर्ट्स हुई हैं 2020 में, उनमें जो प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं और कितने परसेंट उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स हुई हैं कंट्री में, ये उसका डाटा है। मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी इसकी, उसमें 2018 का डाटा है, तो ये मैंने अपडेट किया है साइट। मतलब जो 2020 में जो जितने भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये सारी उनकी डिटेल्स है, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, और उसकी कॉस्ट है, और कितने परसेंट टोटल इंपोर्ट हुई है इसके रिगार्डिंग। इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट और व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स उन गुड्स और आइटम्स के नेम्स हैं जो कि 2020 में इंपोर्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। Registering your business. To register your import-export business, you need to fill out the US Department of State SNAPR company registration. अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए आपको जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट SNAPR कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये SNAPR जो है ये इट स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोसेस रीडिज़ाइन, और ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने पब्लिक के लिए प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो जो यूज़र्स हैं वो अपनी एक्सपोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशंस और कमोडिटी क्लासिफिकेशन रिक्वेस्ट जो हैं वो सिक्योरली सिस्टम के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करवा देते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से आपको एक CIN रिसीव होता है, जो कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और इसका बेसिकली जो CIN का पर्पस होता है वो टैक्स के लिए होता है, और अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए CIN रिक्वायर्ड होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसेस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर US कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन की तरफ से कोई लाइसेंस रिक्वायर नहीं होते, लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से रिक्वायर हो सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो यू कैन फाइंड आउट कि कौन से लाइसेंसेस जो हैं वो वहाँ की लोकल पोर्ट, जब मतलब आपकी शिपमेंट पहुँचेगी तो वहाँ की लोकल पोर्ट के लिहाज से कौन से जो बेसिक लाइसेंसेस हैं वो रिक्वायर्ड हैं। A note about importing goods into Australia. To ensure the success of your import-export business, you will need to aware, अपने business की growth के लिए आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं और ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन और बॉर्डर प्रोटेक्शन की तरफ से क्या क्लियरेंस प्रोसीजर्स होते हैं। और इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस भी ले सकते हैं, जिसे जो रजिस्ट्रेशन और तारफ़ ड्यूटी चार्जेस और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे कि आपका बिज़नेस अफेक्ट हो सकता है उसके बारे में नॉलेज हो। चार्जिंग फॉर योर सर्विसेज। कमीशन स्ट्रक्चर। कमीशन स्ट्रक्चर जो है, कमीशन स्ट्रक्चर के थ्रू यू आर पेड अ परसेंटेज ऑफ एनी ट्रेड डील यू क्लोज, यूजली अराउंड 10%। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चर से आपने स्मार्टफोन्स जो हैं उसके $300 में सेल करवाए हैं, तो आपको जो कमीशन मिलेगा उसके ऊपर वो $30 का होगा। इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ योर कमीशन आप जो है यू विल आल्सो वांट टू चार्ज फॉर एक्सपेंसेस लाइक पैकेजिंग और शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। रिटेनर मॉडल क्या होता है? रिटेनर मॉडल जो है वो यूज़ होता है जब आपका क्लाइंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पर पे करता है टू बी ऑन कॉल व्हेन दे नीड योर सर्विसेज। एन अल्टरनेटिव मॉडल। कमीशन और रिटेनर स्ट्रक्चर के अलावा सिंपली ये है कि आप गुड्स जो हैं वो बाय और सेल करें, और इस केस में जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको मर्चेंडीज़ की जो आप मर्चेंडीज सेल करते हैं उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट जनरेट होता है उससे रिसीव होता है। विच बिजनेस मॉडल शुड यू चूज़? अगर तो आपको श्योरिटी है, मतलब कि आप
जो प्रोडक्ट है आप सेल करना चाह रहे हैं वो आपके लिए सेल करना इजी है, तो आप कमीशन मॉडल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं वो इतना आसानी से सेल नहीं होगा, तो फिर आप रिटेनर मॉडल की तरफ जा सकते हैं। तो द थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन दिस कि अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, यू वांट टू बी पेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको आप रिटेनर मॉडल चूज़ करते हैं, तो अगर आप किसी स्टेज पर आपकी जो सेल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती या आपका जो पीरियड है वो डाउन टाइम में चला जाता है, तो रिटेनर मॉडल के थ्रू यू विल बी पेड ईदर वे। फाइनली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप के पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं, आपके पास इतनी एबिलिटी है, तो you don't have to negotiate a payment structure with manufacturers. All you have to negotiate is कि आप वो प्रोडक्ट्स किस तरीके से बाय करेंगे और उसके उन प्रोडक्ट्स की बेसिस पर, मर्चेंडीज़ की बेसिस पर आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। इंटरनेशनल बिलिंग एंड पेमेंट्स। अगर आपका बिजनेस न्यू है तो इट विल रिक्वायर यू टू मेक एंड रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स, कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव कैसे करेंगे। तो विच मीन्स कि यू विल मेक ट्रांजेक्शन बिटवीन करेंसीज एंड अक्रॉस बॉर्डर्स। तो ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सेफली और अफोर्डेबली जो है आपकी बिजनेस पेमेंट्स को मैनेज कर सकती हैं विद लोअर फीस एंड स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज रेट्स। और आप ऐसी सर्विसेज की जो मनी ट्रांसफ़र रेट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस साइट से मैंने ये डाटा लिया था, उन्होंने एक इंटरफेस दिया हुआ है जहाँ पर आप जो है अपनी अमाउंट पुट करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर, और उसके बाद जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे कि बैक एंड पे आपको नज़र आ रही हैं वो आपके पास आ जाएंगी कि इस मनी ट्रांसफ़र के लिए कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितने दिन में आपकी जो ट्रांसफ़र है वो होगा, एक दिन में या 2 दिन में, और मिनिमम अमाउंट आप कितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप वेरियस जो मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज हैं उनके थ्रू चार्जेस कंपेयर कर सकते हैं। Shipping the goods. You need to send and receive goods from other countries, so you will need to arrange shipping details. अगर आप गुड्स जो हैं वो रिसीव करना चाह रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं तो शिपिंग डिटेल्स एक बहुत नेसेसरी पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्टली तो आप एक फ्रेट फॉरवर्डर को कांटेक्ट करेंगे। फ्रेट फॉरवर्डर कोई भी पर्सन या कंपनी होती है जो कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स को उसको सेफ़ और एफिशिएंट बनाते हैं। तो जितने भी लॉजिस्टिक के लिहाज से, मतलब जितने भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइंडिंग कार्गो स्पेस एंड सिक्योरिंग कार्गो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जितनी भी हेल्प है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन फाइंड अ फ्रेट फॉरवर्डर बाय लुकिंग इन स्टेट स्पेसिफिक बिजनेस डायरेक्टरीज। रिस्क एंड हाउ टू अवॉइड देम। अनप्रिडिक्टेबल शिपिंग लॉजिस्टिक्स। आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस की सक्सेस है वो इस पे रिलाई कर रही होती है कि आप किस तरीके से अपने गुड्स की जो शिपमेंट है वो सेफली और एफिशिएंटली कर सकते हैं। अगर आप गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो आपकी जो लोकल पोर्ट है वहाँ से कब लीव की है वो शिपमेंट, डेस्टिनेशन कंट्री में कब अराइव की है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। और इस ड्यूरेशन में अगर कोई मतलब कार्गो डैमेज हो जाता है या कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उसको भी आपको पहले से मैनेज, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है। तो स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्टनरिंग विद अ रेप्यूटेबल फ्रेट फॉरवर्डर विल हेल्प यू शिप गुड्स विद अ हिंज। मतलब कि अगर आपने किसी फ्रेट फॉरवर्डर से अपने पार्टनरशिप की हुई है तो ये सारी जो हेजल्स हैं इसको आप इफ़ेक्टिवली और ऑर्गेनाइज्ड वे में डील कर सकते हैं। नॉट नोइंग इनफ अबाउट मार्केट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाने के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आपको मार्केट की थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए, आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए। और अगर आपके पास इनफ आइडिया नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करने के बारे में भी कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि स्पेसिफिक मार्केट के रिगार्डिंग जो कल्चरल वैल्यूज़ और कस्टमर टेस्ट वगैरह हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। रनिंग इनटू प्रॉब्लम्स एट द बॉर्डर। हर कंट्री में जो कस्टम रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कस्टम रूल्स यूनिफॉर्म नहीं होते। तो आपको जो है अपनी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत से जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं जो कि कस्टम लॉ और ट्रेड कंप्लाइंस में इनफ नॉलेज रखते हों, ताकि आप इस तरीके की परेशानी को
परेशानी को अवॉइड कर सकें। The five shipping documents you need for import and export: commercial invoice, packing list, packing declaration, certificate of origin, general declaration, asbestos and fumigation. कमर्शियल इन्वॉइस इजीली एक्सप्लेन, जो कमर्शियल वॉइस होती है वो किसी भी शिपमेंट का एक क्रूशल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं, स्टेट करते हैं कि कौन किससे क्या ख़रीद रहा है और उसमें जितनी भी शिपिंग टर्म्स हैं वो एग्रीड हैं या नहीं। चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो, कमर्शियल इन्वॉइस इज़ अ मस्ट। जो 10 आइटम्स कमर्शियल इन्वॉइस में मेंशन होते हैं उसमें सबसे पहले तो है आपका कंपनी का नेम। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में जो इंटीग्रल पार्ट है वो है कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नेम और उसका एड्रेस। उसके बाद रिसीविंग पार्टी, चाहे तो आप इनवॉइस जो है वो अपने लिए बना रहे हों या फिर आप इनवॉइस जो है किसी सप्लायर के थ्रू आपको रिसीव होनी हो, मेक श्योर कि जो रिसीविंग पार्टी है उसने अपने नेम और एड्रेस की डिटेल्स क्लियरली उस पर मेंशन की हैं। और अगर इनवॉइस आपके लिए है और आपका ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस है तो आप अपना ABN जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर है 11 डिजिट कोड जो होता है बिजनेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर वो जो है आप वो इस इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा PO नंबर, जब आप कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो PO नंबर जो है वो आपको मिलता है, परचेज ऑर्डर नंबर, तो आप उसको अपनी इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। इससे जो पार्टीज़ होंगी जो शिपमेंट रिसीव कर रही होंगी उनको ये डिटरमिन करने में आसानी होगी कि ये शिपमेंट जो है ये किससे रेफ़र ये कि ये शिपमेंट जो है ये किससे रेफ़र कर रही है। शिपिंग टर्म्स, अगर आप अपनी कमर्शियल इनवॉइस में शिपिंग टर्म्स को इंक्लूड करते हैं तो इससे जो पार्टीज़ होती हैं उनको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा फॉरवर्डिंग एजेंट, आप अपने फॉरवर्डिंग एजेंट की डिटेल्स वैसे प्रोवाइड करना नेसेसरी नहीं होती, लेकिन अगर आप कर देते हैं इसकी डिटेल्स प्रोवाइड तो जो शिपिंग प्रोसेस होता है उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सप्लायर जो है मतलब कोई एजेंट है जिसको आपने अपने साथ काम करने के लिए रखा हुआ है, तो जो शिपमेंट जब रिसीविंग कंट्री में अराइव होगी तो वो उस पार्टनर को हैंड ओवर कर दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं और अगर आप कमर्शियल इनवॉइस पर उस ब्रोकर की डिटेल्स मेंशन कर देते हैं तो जब आपकी शिपमेंट पहुंचेगी डेस्टिनेशन पर तो वो उस ब्रोकर को हैंड ओवर कर दी जाएगी। इससे डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, कमर्शियल इनवॉइस पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस को प्रोवाइड करते हैं तो इससे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है और इससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलता है टू इंश्योर द करेक्ट तारीफ कोड्स एंड कंसेशन आर अप्लाइड, कि उस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंसेशंस मिलने हों या क्या ड्यूटी चार्जेस उसके ऊपर बनते हैं तो ये डिटरमिन करने में आसानी हो जाती है। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपके प्रोडक्ट्स एज ए सैम्पल भी जा रहे हैं तो भी आपको उसकी जो डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हैं वो इनवॉइस के ऊपर मेंशन करना ज़रूरी होती हैं। प्रोडक्ट क्वांटिटीज़, हर प्रोडक्ट के लिए जो भी आप बाय या सेल कर रहे हैं कमर्शियल इनवॉइस पर आप उसकी जो क्वांटिटी की डिटेल्स हैं वो मेंशन करते हैं। इसके थ्रू जो होता है हेल्प हो जाती है कि जब आपकी जो जितने जो चार्जेस आपकी शिपमेंट के ऊपर कैलकुलेट हो रहे होते हैं उसमें हेल्प हो जाती है। प्रोडक्ट वैल्यू, जो कमर्शियल इनवॉइस का बेसिक पर्पस होता है वो आपके गुड्स की कमर्शियल वैल्यू को शो करवाना है जो कि आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो ये वो वैल्यू होती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर्टिफिकेशन, एंड पे आती है सर्टिफिकेशन जो कि होता है किसी भी डॉक्यूमेंट की और ओरिजिन ऑफ गुड्स की आप जो ऑथेंटिसिटी है उसको वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद आता है सिग्नेचर, एंड में आप जो है सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी जो डॉक्यूमेंट की यूनिकनेस और ओरिजिनलिटी है वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा वेरीफाई होती है। पैकिंग लिस्ट इन शिपिंग, पैकिंग लिस्ट आप अपनी शिपमेंट में इंक्लूड करते हैं जिसमें आपके फ्रेट के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं।
टिपिकली डिस्क्राइबिंग के शिपमेंट पैक कैसे हुई और वेट क्या है इसका, डायमेंशंस हर आइटम की, क्रेट और पैलेट की क्या डायमेंशंस हैं। चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स की या एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप पैकिंग लिस्ट को इंक्लूड करते हैं तो आपको जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसकी ड्यूरेशन, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी और अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो कम लगता है। पर्पज़, जब आपकी कार्गो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में पहुंची है तो कस्टम अथॉरिटीज़ के थ्रू वो रिव्यू होगी और किसी भी पॉइंट पर जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो आपकी कार्गो को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और उसको अनपैक भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एडवाइस ये है कि अगर आप की शिपमेंट में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है तो आपकी जो कार्गो है, आपकी जो शिपमेंट है वो उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंस्पेक्शन वो करेंगे तो उसके लिए जो इंस्पेक्शन फ़ीस होगी वो आपको देना पड़ेगी। And those fees are subject to the charging guidelines of the department. तो इस सब सारी हजल से बचने के लिए एक सिंपल वे ये है कि आप एक पैकिंग लिस्ट जो है अपनी शिपमेंट के साथ प्रोवाइड कर दें ताकि आप इंस्पेक्शन प्रोसेस में जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस और टाइम डिलेज हैं इनको अवॉइड कर सकें। योर पैकिंग लिस्ट, आपकी पैकिंग लिस्ट जो है वो आप अपनी कमर्शियल इनवॉइस के साथ ही प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका जो कंपनी है जो इशू कर रही है उस पैकिंग लिस्ट को, उसकी नेम और डिटेल्स, परचेज़र और सप्लायर की डिटेल्स और गुड्स की डिस्क्रिप्शन और उनकी क्वांटिटी, पैकिंग कंटेनर की का वेट और मेजरमेंट्स। इसके अलावा हर आपकी इंटायर शिपमेंट, क्रेट और पैलेट की मेजरमेंट और वेट और कोई भी स्पेसिफिक नंबर जो आपकी कंसाइनमेंट से रिलेटेड हों, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और फर्दर इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द शिपमेंट। पैकिंग डिक्लेरेशन डेफिनेशन एंड टेम्पलेट फॉर ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स। पैकिंग डेकोरेशन जो होती हैं वो अगर आप सी के थ्रू अपनी शिपमेंट कर रहे हैं तो उस स्टेज पर ये नेसेसरी होती हैं। इसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आपका जो आपकी जो गुड्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हुए पैक किया गया है। तो दो तरह की डिक्लेरेशंस होती हैं जिसमें है सिंगल सी फ्राइट शिपमेंट डिक्लेरेशन और एनुअल डिक्लेरेशन जिसकी अवेलेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 12 मंथ्स की होती है। और अगर आप जो है डिफरेंट मतलब एक नहीं बहुत सारे सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हैं तो हर सप्लायर के लिए उसकी सेपरेट एनुअल डिक्लेरेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ती है। पैकिंग डिक्लेरेशन यूज़ किस लिए होती है? पैकिंग डिक्लेरेशन का जो मेन पर्पस होता है वो जो ऑस्ट्रेलियन कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ये इन्फॉर्म करना होता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करते हुए आपकी गुड्स को पैक किया गया है। तो ये बायो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़रूरी होता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि कस्टम वाले जो हैं वो ये चीज़ इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा हार्मफुल मटेरियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंटर ना हो। तो कुछ जो मटेरियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोहिबिटेड हैं और उनकी इजाज़त नहीं है, जिसमें है चैफ, बैम्बो, पीट, स्ट्रॉ, इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल कर्टन्स इंक्लूडेड हैं। और अगर आपकी जो पैकिंग मटेरियल है उसमें वुड, स्ट्रॉ, बार्क इस तरह के ट्रेसेस होते हैं तो आपके जो गुड्स हैं उनको ISPM 15 कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग डिसइंफेक्ट किया जाता है और वो वहाँ की जो डोमेस्टिक कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो खुद अरेंज करती हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, पैकिंग डिक्लेरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं उसमें जो सप्लायर ऑफ द गुड है, जो पैकर और सप्लाई कर रहा है गुड्स को, उसका नेम, एड्रेस, लेटर हेड, इसके अलावा द नेम ऑफ द कार्गोज वेसल एंड द वॉयज नंबर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का नेम, कोई भी रेलिवेंट नंबर और मार्किंग्स जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड हों, a declaration as to whether your packing material contains any unacceptable material, यानी कि आप एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो पैकिंग मटेरियल है उसमें अनअक्सेप्टेड मटेरियल जो कि प्रोहिबिटेड है, परमिटेड नहीं है, वो क्यों इंक्लूड कर रहा है। और a declaration as to whether your goods contain any timber, bamboo और dunnage, जिसमें कैट्स, केसेस, पैलेट्स, कीड्स और दूसरे तरीके के टिम्बर और बैम्बो आपकी शिपिंग एड में यूज़ होते हैं।
अ डिक्लेरेशन दैट योर पैकिंग मटेरियल हैज़ बीन प्रॉपर्ली ट्रीटेड, कि आपने अच्छे तरीके से अपनी जो कंसाइनमेंट है, जो शिपमेंट है, उसकी इंस्पेक्शन की है। एंड अ डिक्लेरेशन दैट योर गुड्स आर क्लीन, और उसमें कोई भी एनिमल या प्लांट मटेरियल ऐसा हार्मफुल जो है वो यूज़ नहीं हुआ। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। When importing or exporting around the world, a certificate of origin can be substantial benefit. जो सर्टिफिकेट ओरिजिन होता है, अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आपको ड्यूटी चार्जेस में बहुत कंसेशन मिल जाता है। ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट होता क्या है? ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट जो है एक डिक्लेरेशन है, जिसमें आप जिस कंट्री में आपके गुड्स बने होते हैं, मैन्युफैक्चर हुए होते हैं, आप उस कंट्री के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें द डॉक्यूमेंट वाले से आइडेंटिफाइंग गुड्स, जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट है वो आपके गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। उसके अलावा इट कंटेन्स द कंफर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट अथॉरिटी कि जो गुड्स हैं बीइंग शिप्ड आर मैन्युफैक्चर्ड, कि जो गुड्स शिप हो रहे हैं, दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अ स्पेसिफिक कंट्री। तो जो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ये एक सिंगल शिपमेंट के लिए होता है, और इसमें आप एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो इसकी लिमिट है वो 20 आइटम्स तक है, यानी कि आप 20 जो यूनिक गुड्स हैं उसके उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हेन इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिक्वायर्ड? जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, irrespective of whether they are produced in Australia or any other country, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। इससे ये डिटर्मिन होता है कि जो आप के गुड्स हैं, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एलिजिबल हैं या नहीं, और वेदर गुड्स आर सब्जेक्ट टू ड्यूटीज़ और तारीफ रिडक्शन, मीन उसके ऊपर कोई कंसेशन अप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज़ ऑफन रिक्वायर्ड जब आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट्स को गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और आपके डिलीवरी पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस के टाइम पर जो बिज़नेस जिसने आपके गुड्स रिसीव करने हैं, या फिर ओवरसीज बायर की तरफ से ये रिक्वायर हो सकता है। और इसके अलावा जो है कुछ केसेस में जो कंपनीज जिन्होंने आपके गुड्स रिसीव करने होते हैं, उनकी तरफ से भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो सबमिट करवाएं। तो वो आपको पेमेंट इशू करने से पहले जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। द टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, नॉन प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल। नॉन प्रेफरेंशियल जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। इसमें सर्टिफाई होता है कि जो आप की प्रोडक्ट्स का, जो आपकी गुड्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वो किसी भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो ये जब आप बहुत ज़्यादा मोस्टली जब आप बहुत सी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तब यूज़ होता है टू असिस्ट विद द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, मैनेज अडेरेंस टू गवर्नमेंट सेक्शंस, जो भी गवर्नमेंट के लिहाज से जो रेगुलेशंस हैं अप्लाई होती हैं। इसके अलावा एंटी डंपिंग रीजन्स, कोटास, जनरल तारिफ, जो भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से चार्जेस लगते हैं उसके रिगार्डिंग। तो जो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, वो ये सर्टिफाई करता है कि जो गुड्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू रिड्यूस तारिफ्स और एग्जेम्पशंस व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज एक्सटेंडिंग दीज प्रिविलेजेस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आपको तब ये प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा। These preferential certificates assist custom authorities to assess the compliance with the terms of the relevant agreement rules of origin and tariff treatment by the destination country. For example, मतलब कि जो preferential certificates होते हैं, इसके ज़रिए जो custom authorities होती हैं वो ये determine करती हैं कि जो goods हैं वो rules of origin के agreements को fulfill करते हैं, और they are qualified for tariff treatment उस destination country के according. हाउ टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो मोस्टली जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, जहाँ पे आपके गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी तरफ से आपको इशू किया जाता है। और वो गवर्नमेंट अथॉरिटी या एम्पावर्ड बॉडी जो है
वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो सकती है, जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और एरिया में जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनकी प्रमोशन और प्रोटेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो जो मोस्ट ईजिएस्ट और रिकमेंडेड वे है इस डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने का, वो ये है कि आप किसी सप्लायर या अपने फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने के लिए। Below are the steps detailing how a certificate of origin is issued. ऑस्ट्रेलिया में अभी तक जो है वो 11 अथोराइज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूअर्स हैं, और इन चैम्बर्स के जो मेंबर्स हैं उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की प्रोसेसिंग फ़ीस है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेशन के एडवांटेजेस मिलते हैं। कंप्लीट द फॉर्म। द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको एक एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसको CO4 फॉर्म भी कहते हैं, आपको वो फिल आउट करना पड़ता है। उसमें आप अपने एक्सपोर्टर बिजनेस और कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, और ये आप एक ही दफ़ा ये फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, और उसके बाद यू कैन यूज़ द डिटेल्स टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोसेस्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन द फ्यूचर। लास्टली, जितनी भी अथोराइज सिग्नेटरीज आपकी बिजनेस और कंपनी के साथ एफिलिएटेड हैं, आप उनकी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर ट्रांजैक्शंस। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो आपसे रिक्वायर कर सकता है कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है उसका एविडेंस उनको प्रोवाइड करें। उस एविडेंस में आपकी इनवॉइस की कॉपीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लैंडिंग और इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। अदर प्रूफ्स ऑफ ओरिजिन। कस्टम इंपोर्टिंग कंट्री में जो कस्टम डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपसे प्रूफ ऑफ ओरिजिन की डिमांड कर सकते हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि जो कार्गो इंपोर्ट हुई है, इट मे बी सब्जेक्टेड टू ट्रेड मेजर्स सच एज प्रेफरेंशियल ड्यूटी तारीफ्स, फ्री ट्रेड डील्स, प्रोहिबिटेड गुड्स एक्सेट्रा। प्रूफ ऑफ ओरिजिन। प्रूफ ऑफ ओरिजिन जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट हो सकती है जो कि एज ए एविडेंस के तौर पे यूज़ हो सके टू द ओरिजिन ऑफ गुड्स। एज अ प्रूफ ऑफ ओरिजिन में भी कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो सकता है जो कि कोई स्पेसिफिक फॉर्म, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक हो, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या एम्पावर्ड बॉडी की तरफ से इशू करे, जिसमें एक्सप्रेसली ये वेरीफाई किया जाए कि जो गुड्स हैं, जिन पर्टिकुलर गुड से ये सर्टिफिकेट जो है वो रिलेट कर रहा है, वो रूल्स ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग ओरिजिनेट हुए हैं। और उसके अलावा ये कोई भी सेल्फ इशूड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो सकता है, विच मींस कि कोई स्पेसिफिक फॉर्म हो सकता है जिसमें प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की तरफ से ये वेरीफाई हो कि जो गुड्स हैं वो रूल्स ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंगली ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसके अलावा ये कोई भी डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन यानी कोई स्टेटमेंट हो सकती है प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर की तरफ से, जो कि वो कमर्शियल इनवॉइस पर डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर जो गुड्स से रेलेवेंट हो उस पर डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ट्रीटीज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान में एक एग्रीमेंट होते हैं, जिसके ज़रिए से जो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लेवल्स पर जो हैज़ल्स होती हैं, जो बैरियर्स होते हैं, उससे उनको रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, दीज एग्रीमेंट्स आर इंटर्ड इनटू अ बिड टू बेनिफिट ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। और नीचे जो है उन कंट्रीज़ की लिस्ट दी गई है जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया का जो है वो FTA है। FTA बेनिफिट्स, तारिफ रिडक्शंस एंड ड्यूटी फ्री। जो आपकी गुड्स का ओरिजिन होता है, मतलब जिस जगह से जो वो गुड्स आ रहे होते हैं, इंपोर्ट हो रहे होते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ का पर उनका उस ओरिजिन का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। हर कंट्री में जो ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस हैं वो ओरिजिन ऑफ गुड्स के थ्रू ही डिटरमिन किए जाते हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू लोअर ट्रेड बैरियर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग रिडक्शंस ऑफ तारीफ्स एंड ड्यूटीज़ और इंपोर्टेड गुड्स। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया जो है वो थाईलैंड में ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड में गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
और ऑस्ट्रेलिया का थाईलैंड के साथ FTA है विच इज़, तो वो जो एक्सपोर्ट होगी वो थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इज़ TAFTA उसके अंडर होगी रजिस्ट्रेशन उसकी, और उसके साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करना होगा ताकि आपको जो प्रेफरेंशियल रेट्स हैं आप उनके लिए क्वालिफाई कर सकें। और अगर आपने जब आपने किसी कंट्री से इंपोर्ट मंगवाए और उस कंट्री का ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA था तो आपको ड्यूटी चार्जेस भी पे करना पड़े, तो उसके लिए आप जो है एक रीइंबर्समेंट और रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को भी इंक्लूड करते हैं जिससे कि आप का जो प्रोसेस है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप अपनी कार्गो को डिपार्चर करने से पहले जितने भी रेलिवेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी कस्टम कंसल्टेंट की हेल्प लेके रिव्यू करवा लें, ताकि जो जितने भी हिडन चार्जेस और पेपर वर्क इश्यूज़ हैं जो कि इन फ्यूचर आ सकते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। एस्बेस्टस डिक्लेरेशन। एस्बेस्टस जो है वो एक वाइटल डॉक्यूमेंट है जो आप शिपिंग में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो कस्टम अथॉरिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है वो ये डिटरमिन करते हैं कि जो आप गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें एस्बेस्टस के ट्रेसेस नहीं हैं। फ्रॉम 31 दिसंबर 2003 ऑस्ट्रेलिया में जो एस्बेस्टस का यूज़ था उसको इलीगल कह दिया गया था। इंपोर्टिंग एस्बेस्टस और ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना जिसमें एस्बेस्टस हो उसमें कंट्री में जो है उसको प्रोहिबिटेड कह दिया गया था, अनलेस कि आप उसके लिए कोई परमिशन जो है कस्टम रेगुलेशंस 1956 के अंडर आप पहले से इंफॉर्मेशन लें और आप डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करें। एस्बेस्टस डेफिनेशन। एस्बेस्टस जो है वो एक डेडली कंपाउंड है जो बेसिकली बहुत सी गुड्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 6 टाइप के जो एस्बेस्टस हैं डेट हैव बीन कम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द कंट्री। Some goods that may contain asbestos include cement pipes, crayons, fiber blankets, gloves, and heating equipment. What is asbestos declaration for? जो पर्पज़ है एस्बेस्टस डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने का वो ये है कि मतलब कि आप जिस कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स और आपके जो गुड्स हैं उनमें एस्बेस्टस के ट्रेसेस हैं, तो उस जो कंट्री है उसको एस्बेस्टस से प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आपने जो प्रोडक्ट्स जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं अगर उनमें एस्बेस्टस डिटेक्ट होता है तो आपकी जो शिपमेंट है उसको प्रोहिबिटेड, आपकी इंपोर्ट को प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया जाएगा और उसको रोक दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है द गुड्स विल बी फॉरफिटेड, मीनिंग कि आप जो है उन गुड्स की ओनरशिप भी लूज़ कर सकते हैं और आपके ऊपर इसके अलावा फ़ाइन भी लग सकता है कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में आप जो है प्योर परमिशन लेकर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं एस्बेस्टस की, अगर वो नेचुरली आपके गुड्स में जो है बाद में डेवलप हो जाए। Asbestos declaration template. An asbestos declaration must be issued by the importer and include the importer's company name. जो asbestos declaration है वो जो import कर रहा होता है उसकी तरफ से issue होता है, उसमें importer जो है अपनी company का name और address की details provide करता है। इसके अलावा जो है वो एक डेक्लेरेशन प्रोवाइड करता है जो भी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर है कि उसके जो गुड्स हैं उसमें कोई एस्बेस्टस के ट्रेसेस नहीं हैं, जो मटेरियल जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उसमें एस्बेस्टस के ट्रेसेस नहीं हैं। और इसके अलावा जो एक डेक्लेरेशन होती है उसमें आप एस्बेस्टस की 6 टाइप्स में से आप बताते हैं कि इसमें से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे गुड्स हैं वो एस्बेस्टस फ्री हैं। और उसके अलावा आप एक एक्सेप्टेंस डिक्लेयर करते हैं कि जो आपकी शिपमेंट है, जो आपके गुड्स हैं, दे मे बी हेल्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स फॉर एग्जामिनेशन एंड रिक्वायरिंग टेस्टिंग। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स की तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इंश्योर करें कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, वो एस्बेस्टस फ्री हैं। तो इसके लिए आप जो है प्योर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर भी कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर किसी भी ऐसी डिफ़िकल्टी से आप डिफ़िकल्टी को अवॉइड कर सकें जिससे कि आपका बिज़नेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है।
तो इसके लिए जो आपको इम्पोर्टेंट मेजर्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें ये है कि आप अपने सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं कि वो जो आपकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसमें एस्बेस्टस का यूज़ ना करे, और टेस्टिंग फॉर एस्बेस्टस बिफोर शिपिंग द गुड्स, शिपमेंट भेजने से पहले किसी भी कंट्री में आप उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। जो भी रिस्क असेसमेंट है इससे रिगार्डिंग, और जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स हैं वो आप प्रियोर उनको कंडक्ट करवा सकते हैं। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।